Good evening, everybody. Welcome back once again. I hope I am audible to you all. Achi Modi Alai Mara 1 plus nod. So here we are again to practice the previous year questions for general English for the upcoming exams as we promised to you all. Alai Mama Mara. Good evening, everybody. चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे. सर बोल रहे हैं थोड़ा सा वेट करने के लिए. गुड टू सी यू टू. गुड इवनिंग 1 plus. So in this series, each day we'll practice at least 25 questions from different topics of general English. Most important questions that can be asked in your exam paper. So we'll practice all those questions, and whatever we have discussed in the previous classes so far, the questions will be based on those concepts. ठीक है? So it's not very much difficult to answer those questions. अगर आप revision कर रहे हैं, if you are regularly going through all the material that we discussed in the class, touching, you can easily answer the questions. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. 1 मिनट सर सर को पूछ लेते हैं. चलिए सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सो दीज आर द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 76th नंबर क्वेश्चन. सो वी हैव बीन गिवन क्वेश्चंस. 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट वन. बहुत सिंपल है. वी वर ऑलरेडी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इन द प्रीवियस क्लासेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलिए सो विल स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ही मैनी फॉरेन सिटीज बिफोर ही रिटर्न टू इंडिया. सो वो इंडिया आया वापस, है ना. उससे पहले उसने काफी सारे फॉरेन सिटीज को देख लिया था. सी सॉ सीन. सो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? डेफिनेटली वी विल हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास. whatever we are discussing in the class right now we'll have. क्या हो गया इसको? we have user 1 plus NL मेनुका मामा के बिग फैन. सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन. देखिए इसका आंसर जो है, आई थिंक सम ऑफ यू हैव आंसर्ड इनकरेक्टली. एक्चुअली हैज बीन नहीं होगा. ये चीज मैंने आपको पता है पहले पढ़ाई भी है. यहाँ पे आपका हैड बीन इज द राइट वन, बिकॉज यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट ऑफ पास्ट. विल पे अटेंशन टू द कॉन्सेप्ट जहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट. देखिए ही रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया वापस आया, ये पास्ट में है ना. बट बिफोर कमिंग टू इंडिया उसने ही हैड विजिटेड अदर फॉरेन सिटीज. तो यहाँ पे ही हैड सीन और ही हैड विजिटेड. तो यहाँ पे जो लोग हैज सीन बोल रहे हैं दे आर मेकिंग मिस्टेक एक्चुअली. दिस इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट. ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना था. क्लियर है भाई? आई थिंक दिस इज गोइंग ऑन लाइव, आई मीन लाइव ऑन फेसबुक आई थिंक एज वेल. सो आई स्पीक अ लिटिल स्लोअर बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है. वट एवर वी स्पीक इट गोज इट लाइव अ लिटिल. कुछ अंतर रहता है कुछ सेकेंड्स का. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैड सी बीन वर्किंग रेगुलरली, सी would have will completed the project yesterday. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हैड सी बीन वर्किंग रेगुलरली. इसका मतलब है अगर वो रेगुलरली काम कर रही होती तो उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होता कल. यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट वुड बी, लेट्स सी फर्स्ट योर आंसर्स. सो मेनुका सेइंग वुड हैव, अच्छी मोदी सेइंग ए वुड,
द करेक्ट वन इज वुड हैव. This one we also discussed in the class when we were discussing conditional sentences. So I taught you this concept in conditional third actually. This is the type 3 conditional. जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज टाइप 3 कंडीशनल. मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. एंड यू वोंट फाइंड अ सिंगल क्वेश्चन दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन द क्लास इन दिस स्लाइड एक्चुअली. ठीक है. ये हैड सी बीन वर्किंग जो है इसको मैंने आपको बताया भी था कि अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग इज if she had been working. If she had been working, this is also possible. This is also possible. ठीक है. ये भी पॉसिबल है. जहां पे भी आपको लगे कौन डाउट है कुछ प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है. इज इट क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव in front of us is choose the nearest correct meaning or synonym for the given word from the alternatives given below. So we have been given a word. This is the word. उसके लिए we have to find synonyms. The word most nearest in meaning. सबसे ज्यादा जो nearest meaning में है we have to find that word. Let's see your answers. ये बोल रहे हैं क्या? Intolerable. Something that you cannot tolerate. Something that you cannot bear. Unbearable. Yes, this is the right answer. Decay means डिके मीन्स सड़ जाना होता है एक्चुअल में. डिकेड. डिकेड और रॉटन सेम थिंग. लार्ज नॉट अ प्रॉब्लम. नॉट कैन नॉट बी द आंसर. लिस्ट लेस इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल. अनबेरेबल इज द राइट आंसर. समथिंग दैट इज नॉट टॉलरेबल. अनटॉलरेबल. अनबेरेबल. ये सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स ऑलरेडी आंसरिंग द क्वेश्चन. बी बोल रहे हैं मामा अच्छी मोदी. इन्वेंट. इन्वेंट क्या होता है भाई? इन्वेंट मीन्स definitely it cannot be fearless. Fearless means somebody who is not scared of anything. It cannot be critical. When you look at something with uh, उसे I mean you criticize something, you analyze something. Doubt भी नहीं हो सकता. Yes, discover is the right answer. Discover is the right answer. Actually there is a difference between discover and invent. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है. लेट मी टेल यू द डिफरेंस. है ना. इन्वेंशन जो होता है समथिंग दैट दैट सडनली कम्स. दैट इज न्यू एक्चुअली. जो पहले नहीं था. आविष्कार कहते हैं हिंदी में. और डिस्कवर हम किसी चीज को करते हैं दैट समथिंग दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल. है ना. डिस्कवर किस चीज को करते हैं जो पहले से अवेलेबल है. जो पहले से एग्जिस्ट करती है. तो इन्वेंट और डिस्कवर एक्चुअल में ये सेम है नहीं. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली. इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार. जैसे अगर मैं बल्ब की बात करूं. है ना. if we talk about computer mobile, so they were invented, not discovered. Who invented the computer? Who invented the bulb? But discovering is something. We talk about something that already exists in this world. Who discovered? We discover some way. Like सबसे पहले who came? Vasco da Gama discovered the way to India in 1498. So यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी है. ठीक है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम. दिस टाइम यू हैव टू गो फॉर द एग्जैक्ट ऑपोजिट. सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान दिया करें. समटाइम्स क्या होता है कि सिनोनिम पूछते हैं हम लोग एंटोनिम आंसर कर देते हैं. सो यहाँ पे वी हैव टू आंसर द एंटोनिम द मोस्ट ऑपोजिट वर्ड टू सिंगल. सिंगल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा भाई? व्हाट इज द वर्ड ऑपोजिट टू सिंगल? तो डेजर्ट. डेजर्ट तो नहीं हो सकता. है ना. डेजर्ट तो पॉसिबल ही नहीं है. रेजिस्ट भी नहीं होगा. रेजिस्ट मीन्स टू काइंड ऑफ किसी भी चीज को रोकना.
मल्टीपल कैन बी द आंसर एक्चुअली। मल्टीपल को हम लोग आंसर ले सकते हैं। सिंगल मीन्स एक है, मल्टीपल मीन्स बहुत सारा है। सो मल्टीपल इज द राइट आंसर। लुकिंग एट द ऑप्शंस, मल्टीपल इज द बेस्ट सुटेबल। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड इज अर्बन, सो द मोस्ट ऑपोजिट वर्ड टू अर्बन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे सबको आंसर सही पता होगा। अर्बन का मतलब शहरी और रूरल का मतलब ग्रामीण, है ना। रूरल का मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू विलेज, समथिंग दैट इज नॉट एडवांस, दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड। सो इट इज रूरल। चलिए सही जवाब है आप लोगों की। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे एक्चुअल में वी हैव टू लुक फॉर मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ये मिसस्पेल्ड वर्ड वाला क्वेश्चन है। आई थिंक वी हैव टू गो फॉर द राइट वर्ड, है ना। सब यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है, मिसस्पेल्ड नहीं करना है। इसमें कुछ लिखा नहीं है एक्चुअल में। करेक्ट वर्ड हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सो डेफिनेटली ये इतना अजीब है, दे कैन नॉट बी द आंसर्स, है ना। ये आंसर नहीं हो सकते। सी इज द राइट आंसर। ऑलरेडी आपने आंसर कर दिया होगा, डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर मामा। सो 82 जो क्वेश्चन है, नंबर 82, उसका आंसर है सी, OCCA, ओकेजन। बिकॉज डी और सी तो, डी और बी तो डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकते। OCCAGEN नॉट पॉसिबल। OCCESION नॉट पॉसिबल, है ना। सो द आंसर इज सी। चलिए लास्ट, आई मीन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ओमिटेड। तो ओमिटेड में से, ओमिट मीन्स टू स्किप समथिंग, कौन सा वाला वर्ड सही होगा? विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्ट? ओमिटेड थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता, समटाइम्स कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें हम लोग गलतियां कई बार करते हैं, बिकॉज वेन एवर वी रीड समथिंग वी डू नॉट पे अटेंशन टू द मीनिंग, एक्चुअली टू द स्पेलिंग। हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा अच्छा ओमिटेड लिखा है, हमने पढ़ दिया, बट वी डू नॉट पे अटेंशन टू इंडिविजुअल अल्फाबेट्स। तो ओमिट की स्पेलिंग यही होती है ना। TED कर दिया होगा इन्होंने। चलिए हम लोग इसको लेंगे, है ना। डी ऑप्शन इज द राइट वन। ओमिट, ओमिट मीन्स टू स्किप समथिंग, सो डी ऑप्शन जो है इज द राइट वन। आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। जो लोग जूम पे क्लास कर रहे हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं सवाल मेरे से। एंड दोज हु आर लाइव ऑन यूट्यूब, दोज स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। ईडियम्स पूछे जा रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड ईडियम्स, ठीक है। वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ ईडियम्स, सो डेफिनेटली आप लोग आंसर कर सकते हैं इफ यू हैव टेकन द क्लासेस, इफ यू हैव अटेंडेड द क्लासेस। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसको कोई भी आंसर कर सकता है, समथिंग वेरी इजी है ये। सो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, द ऑप्शंस given are to make a poor impression, to beat mercilessly, to pass to a different owner or to be ruined. सो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से किसी को पीटना। यस मामा, बी इज द राइट वन। टू बीट मर्सीलेसली, बी ऑप्शन सही जवाब है। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट समबडी मर्सीलेसली, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से किसी को पीटना। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट, योमेंस सर्विस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? योमेंस सर्विस। लेट्स वेट, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ठीक है, आप लोग आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। ए, NL सेइंग ए। और कोई? यस, आई एम लुकिंग एट द चैट ऑन यूट्यूब। बिलीव इन योर सेल्फ सेइंग ए। टोमोरी राम सेइंग ए। एक्सीलेंट वर्क डन।
व्लादिमीर पुतिन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्सीलेंट वर्क डन, योमेन सर्विस, है ना, एक्सीलेंट वर्क डन इज द राइट आंसर। ईडियम्स, आपको देखिए ईडियम्स हमें याद करने पड़ते हैं बिकॉज समटाइम्स द मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू रीड। जो लिटरली जो लिखा रहता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे फेस द म्यूजिक हो गया, है ना। इफ यू लुक एट द वर्ड, लुक एट द ईडियम फेस द म्यूजिक, सो इट इज नो वेयर कनेक्टेड टू म्यूजिक। इसका मतलब होता है टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतना। तो समटाइम्स वी हैव टू, मोस्टली आपको याद ही करने पड़ते हैं बिकॉज अगर आप लिटरल मीनिंग निकालोगे तो डेफिनेटली इट विल बी समथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट, वन वर्ड सब्सटीट्यूट। सो डेफिनेटली ये इसको हटा देते हैं। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अ पर्सन विद हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ ब्यूटी, highly developed sense of beauty, who understands beauty, each and every minor detail of beauty. What do we call such person? इस तरह के व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिविस्ट डेफिनेटली कैन नॉट बी द आंसर। एक्टिविस्ट तो नहीं बोलेंगे, फॉबिक भी नहीं बोलेंगे। बी, यूजर सेइंग बी, सो डेफिनेटली एक्सथेटिक भी नहीं बोलेंगे, एस्थेटिक भी नहीं बोलेंगे, एस्थीट बोलेंगे, एस्थेट। एस्थेटिक करके कुछ सुना है ना हमने, सो इट इज एस्थेट। Option B is the right answer. Now we'll move on to the next question, that is question number 87. The scientific study of plants. The scientific study of plants. Answer इसका easy है. First of all, you can memorize one thing. Logy. Logy is a word, it means study of something. So logy is study of something. So if we are talking about study of plants, so we'll go with logy. फिजियोलॉजी, जूलॉजी, अच्छा बॉटनी भी है। जूलॉजी तो नहीं होगा बिकॉज जू इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स एक्चुअली। फिजियोलॉजी भी नहीं होगा, डेफिनेटली हम लोग जानते हैं बॉटनी होगा ये, हालांकि इसमें लॉजी दिया नहीं है, बट ये आंसर है बॉटनी। जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब आई थिंक इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड एनाटॉमी। क्या है इन एनाटॉमी? आई थिंक वी स्टडी the developmental structure of maybe humans or animals. So the answer is B. Next question है question number 88. A part of a river out of the mainstream where the water does not move. A part of a river out of the mainstream जहाँ पे पानी मूव नहीं करता है. Backwater, channel, mouth, tributary. बताइए which is the right answer? ये इसका आंसर, we have such we have such formation in Kerala and in West Bengal as well. We call this part backwaters, है ना. Backwaters is a is actually जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है एंड इट इज नॉट इन अ मूवेबल कंडीशन, बहुत ज़्यादा वेव्स नहीं होती है वहाँ पे, बट द वाटर कम्स फ्रॉम ओशियन, सो बैक वाटर्स कहते हैं। जो सुंदरबन है आपका, सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में, वो बैक वाटर्स है वहाँ पे, है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्रिब्यूटरी तो वो होता है सब्सिडायरी रिवर, जो सहायक नदी कहते हैं हिंदी में। ट्रिब्यूटरी मीन्स जो अलाय होती है, ठीक है। चैनल इज एक्चुअली अ वे, माउथ नहीं होगा। सो बैक वाटर इज द राइट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following questions, a part of sentence is underlined. Below are given alternatives to the underlined part A, B, C, D, which may improve the sentence. So we have to uh, choose the best improvement. जो underlined आपका part है उसमें हमको improvement करना है। नवीन्स फादर लिव्स ऑन दिल्ली, सो डेफिनेटली ऑन दिल्ली जो है वो सही नहीं होगा। वेन एवर वी टॉक अबाउट बिगर प्लेसेस वी गो विद इन दिल्ली। पढ़ा है हमने, प्रेपोजिशंस में हमने डिस्कस किया है।
जो हम लोग बात करते हैं बिगर प्लेसेस के बारे में, सिटी के बारे में, हम लोग इन दिल्ली करते हैं। सो नवीन्स फादर लिव्स इन दिल्ली, नॉट ऑन दिल्ली। करेक्ट है। सुमा बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज, 4 डजन ऑफ मैंगोज। सो डजन ऑफ मैंगो, डजन मैंगोज, डजन्स ऑफ मैंगोज, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। बताइए विच इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, अच्छी मोदी सेइंग ऑप्शन ए। देखिए 4 डजन लिखा है ना, तो 4 डजन ऑफ होता नहीं है एक्चुअल में। डजन्स ऑफ मैंगोज हो सकता था, ये हो सकता था अगर हमने 4 का यूज नहीं किया होता, बट वी आर सेइंग सी बॉट 4। सिंपल आंसर जाएगा सी। सुमा बॉट 4 डजन मैंगोज। ठीक है। 4 डजन मैंगोज। जब भी आप ये जो वर्ड है डजन, वेन एवर वी यूज 1 2 3 4 5, तो इसमें हम लोग एस नहीं लगाते हैं। डजन है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है। सो वेन एवर वी यूज दीज यूनिट्स, वी डू नॉट ऐड एस, अगर उसके साथ में नंबर यूज करा जाता है तो। अच्छा, ऊपर का आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है। इन द हॉट आफ्टरनून आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, कृष्णा रेस्टेड अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री। अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि शैडो जो है वो सही लिखा है या फिर हमें कुछ और आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91। करिए एक बार आंसर। सो इट इज एक्चुअली सेड, डेफिनेटली। शैडो नहीं होगा, शैडो का मतलब तो किसी की परछाई होता है ना। शैडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, किसी की परछाई। यहाँ पे हम लोग किसी की छाव में खड़े हैं, तो जो छाव बनती है ना, उसे हम लोग शेड कहते हैं, तीन शेड, तभी तो हम लोग बोलते हैं। सो इट इज शेड नॉट शैडो। शैडो इज नॉट करेक्ट, इट इज शेड, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। यस, बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 92 एंड 93। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। In our classes, in our course, we discussed how to change from active to passive and passive to active. So a good deal of money will be made by that investment. Yeah, मैंने आपको बताया भी था in the class that they will not tell you whether the sentence is in active or passive, है ना। They will give you a simple sentence and 4 options। आपको खुद से पता लगाना है कि whether this is active और passive। अगर एक्टिव है तो पैसिव में चेंज करेंगे, अगर पैसिव है तो एक्टिव में चेंज करेंगे। So good deal of money will be made. By looking at this will be made, we can understand the sentence isn't passive. This is future indefinite passive. This is future indefinite passive. Now आपको इसे चेंज करना है इनटू एक्टिव वॉइस। तो डेफिनेटली ये हैज, ये सब नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन। जिन्होंने भी ऑप्शन डी चूज करा है वो सही है। यस, यूजर अच्छी मोदी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिकॉज यहाँ पे वी आर टॉकिंग इन फ्यूचर, विल बी की बात कर रहे हैं, तो हैज का हम लोग यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए एंड सी दे कैन बी एलिमिनेटेड, एंड बिटवीन बी एंड सी आर आंसर इज डी, बिकॉज विल बी मेकिंग ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। नलिनी ऑफन प्रेजेस मी, नलिनी ऑफन प्रेजेस मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक्टिव है, एक्टिव है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। तो आपको इसे पैसिव में चेंज करना है ना।
पैसिव में चेंज करना है। तो प्रेज इज योर मेन वर्ब, एंड प्रेज की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डी लगा के, एडी लगा के, यू कैन मेक द थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हैं, इट वुड नॉट बी करेक्ट, बिकॉज ये प्रेजेंट में है। हाउ कैन दिस बी इन पास्ट? सो प्रेजेंट में जाना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई एम ऑफन प्रेज्ड बाय नलिनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रेजेस नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा। ऑप्शन डी, आई रिपीट, इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल था ये। इफ यू कैन नॉट फाइंड आउट विच इज द राइट वन, देन फाइंड आउट द ऑप्शंस दैट कैन नेवर बी योर आंसर्स। ठीक है। अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप वो ढूंढ लीजिए जो गलत हैं, जो कभी आंसर हो नहीं सकते, जिनको देखते ही वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट दीज कैन नॉट बी आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 एंड 95। यहां पे आपको करना क्या है? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशंस के क्वेश्चन है ये। चंदू सेड यस आई एम एट फॉल्ट। Chandu said, yes, I am at fault. The sentence is given in direct speech. We have to change the sentence into indirect speech. So, चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। चंदू फॉरबेड, चंदू एडमिटेड, चंदू आस्क। विच वन इज द करेक्ट? बिग फैन सेइंग ए, यूजर ए। डेफिनेटली ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया भी था कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज होगा। सो ही वॉज एट द फॉल्ट, है ना। ये आई जो था, आई हमने चेंज कर दिया। सब ये जो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, मैंने बताया भी था। चंदू इज अ पर्सन, इज अ मेल, लड़का है। सो ही वॉज एट फॉल्ट। यस जो था उसको रिमूव करके यहाँ पे एडमिटेड कर दिया। चंदू एडमिटेड दैट ही वॉज एट फॉल्ट। फॉरबेट का मतलब होता है टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, मना करना। सो दैट दिस कैन नॉट बी द आंसर। ही इज एट फॉल्ट, यहाँ पे भी डिड नॉट चेंज द सेंटेंस, द टेंस। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। This one cannot be the answer as well. So, looking at the options available, the best possible answer is option A. ठीक है. Let's go for the next question. Sisir said Sita has a fine picture. Sisir said Sita has a fine picture. अब यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब आपकी मैंने सिखाया था, whenever the reporting verb is in past, you have to change tense. So see, Sita has a fine picture, has को head करना पड़ेगा। तो जहां पे हैड हैड नहीं है उसको आप हटा दो। वुड हैव को हटा दो, हैव को हटा दो। सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट वन। यस, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आंसर्ड इट करेक्टली। डेफिनेटली वो बहुत एकदम समझ में आ रहा है कि सीता हैज अ फाइन पिक्चर, पास्ट में जाएगा तो हैड हो जाएगा। डेफिनेटली हैज वुड की जरूरत हमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर पार्ट्स। चार डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा, ये पी वाई क्यू आर एस वाला है, लेकिन सॉरी पी वाई क्यू नहीं, पी क्यू आर एस, माई बैड। सो इट इज पी क्यू आर एस। आपको यू हैव टू अरेंज दीज sentences in a suitable order in order to have the complete meaning of the sentence. तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं साइंटिस्ट से दे हैव डेवलप्ड अ न्यू, क्या नया? डीएनए टूल दैट यूजेस मशीन लर्निंग टू एक्यूरेटली predict people's height and assess their risk for serious illness such as heart disease। ये तो सिंपल था। पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू। ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल था ये। साइंटिस्ट सबसे पहले, इसमें देखिए इसमें क्या करना होता है। यू हैव टू गो फॉर
इसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना है, बिकॉज यू कैन नॉट चूज द सेंटेंस और द पार्ट विच स्टार्ट्स विद मे बी वर्ब और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, ठीक है। if any of these four sentences, if they begin with verb, preposition, conjunction, so we can assume that this cannot be the first part, this cannot be the beginning of the sentence. Beginning of the sentence must be the subject actually. अगर एक सिंपल सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, then it must begin with subject. So यहाँ पे we started the sentence with scientist subject. साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा टूल फाइंड आउट किया है जो कि मशीन लर्निंग को यूज करता है टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट पीपल्स हाइट, असेस देयर रिस्क फॉर सीरियस इलनेस। सो ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 97, सेम चीज आपको यहाँ करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पे एक्चुअल में एक ही सेंटेंस है, दिस इज द वन सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट पार्ट्स। सो जैसे मैंने आपको बताया दैट यू कैन नॉट बिगिन योर सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन, सो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट पार्ट, है ना। यू कैन नॉट स्टार्ट विथ सेड दैट, दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट पार्ट। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम, द डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी, दिस इज द सब्जेक्ट। ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है ना। ये एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, दिस इज जस्ट जस्ट सब्जेक्ट। सो द डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी said that the death toll from an earthquake and a tsunami in the country has crossed 500। थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस है, कंप्लीट नहीं है एक्चुअल में। सो QRPS, QRPS, ठीक है। तो टू आंसर PQRS क्वेश्चंस, टू आंसर जंबल सेंटेंस, नीड बोथ नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड लिटिल बिट, आई मीन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया that if any of the parts starts with preposition or verb or conjunction, they cannot be the first part. You cannot make them first part because most of the time क्या होता है, they give you a simple affirmative sentence, और सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट के साथ होती है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे आपको चार बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए गए हैं। सो इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस द सेंटेंस इज 1 2 3 4 व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस्ड form a coherent paragraph. So there are different sentences, and when we put them in a proper order, they make a paragraph. So choose the most logical order of the sentences from the four given choices so as to form a coherent paragraph. तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है ना। सो आई वुड, जैसे एग्जाम में अगर आप होंगे, सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्किप इट एंड आंसर अदर क्वेश्चंस फर्स्ट। बाकी के आंसर्स को आंसर करें, बाकी के क्वेश्चंस को। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंस्टेंटली क्लिक करता है तब तो सही है, अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था दैट बीच में से स्टार्ट नहीं होगा, प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट मत कर लेना, है ना। कंजंक्शन के साथ स्टार्ट मत करना। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो सच अ सिस्टम विल हेल्प, व्हाट सिस्टम, ये तो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट पार्ट। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज मोर ऑफन, ये थोड़ा सा सेंटेंस भी गड़बड़ है एक्चुअल में। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस is more often than not done for the purpose of reward or punishment or past performance. They must become an integral part of the executive system. Such a system, यहाँ पे हम लोग इनको कनेक्ट कर सकते हैं 3 और 1 को, ठीक है। दे मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सिस्टम। सच अ सिस्टम विल हेल्प आइडेंटिफाई एंड ग्रूम एग्जीक्यूटिव्स फॉर पोजीशंस ऑफ स्ट्रेटजिस्ट्स। तो 3 1 को हम लोग साथ में ले सकते हैं, ठीक है।
3-1 अगर आप देखोगे ना तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, एक्सेप्ट दी लास्ट वन। डी के अलावा किसी भी ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है। बिग फैन तो ऑलरेडी आंसर करके बैठे हैं, पहले से मिल गया है क्या ये भाई? सो अगर 3-1 यहीं पे है तो डेफिनेटली फिर हम लोग 2-4-3-1 के साथ जाएंगे, है ना? पढ़ के मालूम हो गया, क्या बात है, वेरी गुड। इवन where the evaluation system is for one's promotion to assume higher responsibilities, it rarely includes terms। ये जो दे लिखा है ना, दे, ये दे एक्चुअल में टर्म्स के लिए लिखा गया है। टर्म्स दैट आर की फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट इफेक्टिवली, so they must become an integral part of the executive system। what must become? The terms they are talking about, the terms must become integral part of the executive system। ठीक है, एंड सच सिस्टम विल हेल्प आइडेंटिफाई, सो ये डी इज द राइट वन। ठीक है, तो टाइम लग सकता है कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 99। सेम चीज करनी है आपको, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू आंसर। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। इट इज एन एटीट्यूड कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेशन। अब जैसे इट है, इट इज अ प्रोनाउन, इट क्या है भाई? प्रोनाउन है। सो फर्स्ट दे मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग, दे मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट नाउन, एंड देन दे अवॉइडेड रिपीटिंग दैट नाउन, और फिर उन्होंने इट यूज किया, आई थिंक, है ना? सो इनोवेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एंटिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन। इट इज एन एटीट्यूड कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेशन, डायलॉग एंड एम्पैथी। अब एंटिसिपेशन पहले लिया है, फिर लिया है पार्टिसिपेशन, तो इस सीक्वेंस के साथ जाएंगे तो पहले आप एंटिसिपेशन की बात कर लो और फिर पार्टिसिपेशन की बात कर लो। सो थ्रू एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन से क्या होता है? इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर ट्रेंड्स एंड मेक प्लान्स, शील्डिंग इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ट्रॉमा ऑफ लर्निंग बाय शॉक। पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स मोर देन द फॉर्मल शेयरिंग ऑफ डिसीजंस। तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 तो कहीं है ही नहीं, या फिर कुछ और करें? 3 से स्टार्ट तो है ना? अच्छा, 3-2-1-4 करना पड़ेगा, है ना? सो ये है आपका। अच्छा, इन्होंने ऐसे लिया है कि इनोवेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एंटिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन। फर्स्ट दे टॉक्ड अबाउट एंटिसिपेशन, देन दे टॉक्ड अबाउट पार्टिसिपेशन, देन इट इज एन एटीट्यूड कैरेक्टराइज्ड बाय, ये हो जाएगा ना, कोऑपरेशन एंड डायलॉग। किसने आंसर किया है इसका? बी, यूजर सेइंग बी। बी इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर सी होगा, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विद 3। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जहां पे हम लोग स्टार्ट कर पा रहे हैं सी के साथ में, 3 के साथ में, अदरवाइज कहीं और पे हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे। सो यस, दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज के साथ में स्टार्ट करेंगे नहीं, बिकॉज सब्जेक्ट ये है आपका, इनोवेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एंटिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो एंटिसिपेशन क्या है उसकी बात कर ली, तो 3 के बाद 2 आ गया, फिर पार्टिसिपेशन की बात कर ली, 1 आ गया, फिर लास्ट में बचा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इन लिटरेचर, लिटरेचर की बात कर रहे हैं ये लोग। इन लिटरेचर अ ट्रेजेडी इज अ प्लॉट इन विच द हीरो बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट फ्लॉ इन हिज और हर कैरेक्टर डाइज। मतलब जो ट्रेजिडीज होती हैं, अगर ट्रेजिडी आप किसी को भी पता है तो जो पिक्चर आई थी, कौन सी आई थी, शाहिद कपूर की एक पिक्चर आई थी ना, जो कि हेमलेट पे बेस्ड थी। हेमलेट पे बेस्ड एक मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसे हम लोग ट्रेजिडी कहते हैं एक्चुअली। तो ट्रेजिडी में क्या होता है, एक प्लॉट होता है जहाँ पे हीरो मर जाता है बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट फ्लॉ, जो कि कुछ मतलब रहता है उसके फैमिली की तरफ से। दस हेमलेट लिखा भी है, जूलियस सीजर एंड रोमियो एंड जूलियट आर ट्रेजिडीज। इन ईच ऑफ दीज plays, in each of these plays the fool, villain, protagonist, actor is either a great man or a man of great promise। इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि विच इज द राइट वन।
बिल्कुल सही जवाब है। जो मेन लीड होता है ना, जो कैरेक्टर होता है, उसको प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं। हीरो को बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट, और आई थिंक विलेन को एंटेगोनिस्ट बोलते हैं। सो बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है ना। सो आंसर 25 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और रेगुलरली हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट मे बी बिटवीन 10 to 15 और 20 डेज, जहाँ पे विल हैव न्यू 25 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर, जिनको आप आंसर करेंगे। दिस इज हाउ विल प्रैक्टिस, ठीक है। और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर को भी आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो फिर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया है, एंड दोज हु आर लाइव ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वो ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, और मिलते हैं फिर हम लोग आगे।